हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो सॉल्यूशन के 2 पार्ट और बचे हुए, आज हम ख़त्म करेंगे। ऑस्मोसिस पराशरण को आज हम ख़त्म कर देंगे। मैंने पहले लिख दिया ताकि समस्या नहीं हो। देखो इसके अंदर ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस को जानने से पहले आपको आना चाहिए कि विसरण क्या होता है, पराशरण डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जब हाई कंसंट्रेशन फील्ड से, हाई कंसंट्रेशन एरिया से, जब उच्च सांद्रता क्षेत्र से अणु या मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स बोल दो, है ना, का जो प्रवाह है वो कहाँ हो, ट्रेवल हो कहाँ हो, लो कंसंट्रेशन एरिया में हो, निम्न सांद्रता क्षेत्र में हो। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका देखो मैंने लिखा है ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस जिनमें उच्च सांद्रता क्षेत्र से अणुओं का प्रवाह कहाँ हो, निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ हो। हाई कंसंट्रेशन एरिया से मॉलिक्यूल्स कहाँ ट्रेवल कर जाए, लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ चले जाएं, वो क्या कहलाता है, विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। आगे मैंने ऑस्मोसिस क्या होता है, पराशरण क्या होता है, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, समझ लो। मान लो मेरे पास में ये कोई बीकर है, क्लियर है, ये कोई बीकर है, ठीक है, और इसमें मैंने वाटर भरा है। आज मेरे पास ब्लैक मार्कर की इंक ख़त्म हो गई है, तो क्लास बनानी थी, वैसे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसके अंदर एक इस तरीके से, इसके अंदर मैंने शुगर भर रखा है, ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन है। ये वाटर है जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे विलायक की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने एक सेल मेम्ब्रेन लगा रखी है, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी, ये यहाँ पे देखो लिखा है सेमी परमेबियल मेम्बर, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो होता है क्या है, इसके अंदर लॉजिक दूसरा है। देखो ये जो वाटर का जो विलायक है, ये क्या है, लो कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन है ये बाहर वाला कैसा है, लो कंसंट्रेशन है, अंदर वाला कैसा है, हाई कंसंट्रेशन है। तो कहाँ क्या जाता है, कहाँ ये जाता है, जो ये आपका सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है ना, ये विलायक, ये वाटर, ये लो सॉल्यूशन के लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाए, हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। देखो ये शुगर क्या है, शुगर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइयर कंसंट्रेशन है। और ये ओवरऑल मेरा कैसा है, सॉल्यूशन तो है, पूरा एक सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो विलायक के अणु हैं, वो निम्न सांद्रता से, लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के कहाँ जाए, हाइयर कंसंट्रेशन में जाए, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में जाए, क्या कहलाएगा, पराशरण। तो इसका लगभग क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू, देखो क्या लिखा है, लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है, तो फिनॉल की और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसकी डेफिनेशन लिख दो, लिख लो, डेफिनेशन समझ में आएगा, लिखो जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से, जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित हो, तो उसे हम लोग पराशरण कहते हैं। समझ में आ गई बात।
तो लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हायर में जा रहा है। लेकिन लो को अगर हायर में जाना है तो बीच में किसको पार करना होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली को, सेल परमेबल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जानतव झिल्ली भी होती है वाली, वैसे है ना। आपने कॉलाइड्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे एक और आएगी जानतव झिल्ली, है ना, सेल मेम्ब्रेन आएगी वहाँ पे। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार कर जाए। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? ठीक है, तो देखो अगर लो वाले को हाई की तरफ जाना है तो बीच में क्या लगा रखी है मैंने, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा रखी है, और इसको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए, किसको पार करके, अर्ध पारगम्य झिल्ली को। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, वही क्या कहलाता है मेरा, पराशन या ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर है? चलो उतार लो, सिंपल सा है, कुछ है नहीं खास बात इतना। अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ये था ऑस्मोसिस, अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। उतार लो इसको, हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, याद रहेगा विषम क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, बीच में कोई भी अर्ध पारगम्य झिल्ली वगैरह कुछ नहीं लगी, सिंपल कहानी है। जैसे देखो हाई टेम्परेचर कहाँ जाता है, लो की तरफ जाता है, सिंपल सी बात है ना। उसी तरह हाई कंसंट्रेशन कहाँ जाती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पराशन कराना है, मतलब लो को अगर हाई की तरफ भेजना है आपको, मतलब लो को अगर आपको हाई की तरफ भेजना है तो बीच में किसको पार करना होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आप ये नोट कर लो और हैंड डाल दो, ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशन दाब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की। पराशन दाब की। देखो मैं एक डायग्राम इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कि तुम्हें ये पता पराशन क्या होता है। जब लो कंसंट्रेशन हाई की तरफ जाए, किसको पार कर जाए, और पारगम्य झिल्ली को, सेमी मेम्ब्रेन को। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा पराशन तुम जान गए हो कि पराशन क्या होता है। तो देखो मैं एक डायग्राम समझाता हूँ, ध्यान से समझ लेना इस डायग्राम को। मैंने एक ऐसा डायग्राम बना लिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लेना, दोनों को बराबर कर देता हूँ एक बार, अच्छे से बना दूँ। ठीक है, यहां मैंने लगा रखी है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पता नहीं क्यों सेल मेम्ब्रेन बार बार याद आ जाता है मेरे को। क्या लगा रखी है मैंने, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, समझ में आ गई बात? और देखो यहाँ पे हटा देता हूँ एक बार इसको, यहाँ मैंने एक छोटा सा प्रेशर लगा रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, प्रेशर के लिए, ताकि प्रेशर यहाँ बराबर है और ये दोनों प्रेशर बराबर है। इन दोनों प्रेशर का जो लेवल है ना बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। इसके को भी ये बोल रहा हूँ, इसको भी ये बोल रहा हूँ। ए क्या यहाँ पे, ए क्या यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर, क्या यहाँ पे, बाह्य दाब। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बनाया है, ये क्या है मेरा सॉल्वेंट, विलायक। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, और जो इधर वाला है वो मेरा क्या है, कोई भी एक सॉल्वेंट, सॉल्यूशन है, सॉरी।
क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा एक बात समझो, देखो मैंने कहा ये विलायक कहाँ जाएगा, विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले छोटे छोटे इसके अंदर, ये सारे हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑस्मोसिस। क्या होगा यहाँ पे? ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, हाँ ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे। ऑस्मोसिस में क्या बोला था, क्या बोला था कि भैया ये जो लोअर कंसंट्रेशन किधर जाएगी, हायर कंसंट्रेशन ये इधर की तरफ जाएगी। गई? बताओ ऐसा होते ही हुआ क्या? जैसे ऐसा होगा तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा। भाई इधर, भाई सिंपल सी बात है, मैंने दो टैंक ले रखे हैं, ठीक है, दोनों पे पिस्टन लगा रखा है। अगर इस टैंक में पानी ज़्यादा जाएगा तो टैंक का पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ कहाँ जाएगा, नीचे। सिंपल सी बात है। तो जितना ही इधर की तरफ जाएगा उतना ही पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं यहां पे कि पहले ये ए पे था, ठीक है, जैसे इधर वाला सॉल्यूशन इधर की तरफ जाएगा किसको पार करके, अल्परागिक झिल्ली को, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेन को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करेगा। तो बताओ पहले ये ए यहां पे था, अब ये कहां जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये उठ के यहां आ गया, इसको मैंने बोल दिया बी। क्लियर है? ठीक है, ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ। क्यों? इसका सॉल्यूशन कम हो गया तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये यहां पे आ गया। इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब ऑस्मोसिस हुआ तो इधर का पिस्टन कहां चला गया, ऊपर, इधर का पिस्टन कहां चला गया, नीचे। लेकिन मुझे भी इस ऑस्मोसिस को रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से प्रेशर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, यहां से बाह्य दाब लगाऊंगा, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा मैं यहां से। और जिस से मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा तो बताओ इसमें जो भी विलायक आया था वो वापस कहां जाएगा, इधर की तरफ। और ये प्रेशर कब तक लगाऊंगा, जब तक दोनों का ए पॉइंट वापस नहीं आ जाए। तो कुल मिला के ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या, प्राशन दाब होता है क्या, इस ऑस्मोसिस को रोकना ही क्या कहलाता है भाई, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे। मतलब इधर के मॉलिक्यूल इधर जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तुमने इधर प्रेशर क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ फिक्स कर दिया लाके, यहाँ से किसी भी हालत में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तुमने इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, एक्शन प्रेशर इतना ज़्यादा लगा दिया। तो जैसे तुम प्रेशर ज़्यादा लगा दोगे, तुमने फिक्स कर दिया, अब इधर के मॉलिक्यूल इधर आ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा है, ये वैसे ही पुश कर रहा है, तो इधर के मॉलिक्यूल इधर जा ही नहीं पाएंगे। तो ये किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में। जब ये प्रेशर तुम लगाओगे तो इधर वाला और इधर वाला किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम, साम्य में। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है? मैं वापस बताता हूं कि कुल मिला के प्राशन दाब होता है क्या, ऑस्मोसिस को रोकना ही क्या कहलाता है, प्राशन दाब कहलाता है। भाई पहले क्या था, सबसे पहले क्या था भाई, दोनों पॉइंट ए पे मैंने मान लिया, मैंने ये मान लिया, जैसे जैसे ऑस्मोसिस हुआ ये ए कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये ए कहां जाएगा, नीचे। क्लियर हो गया? लेकिन मुझे इस ऑस्मोसिस को रोकना है कि भाई सॉल्यूशन ये वाला विलायक के जो है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर जाए ही नहीं जाए, तो यहाँ क्या लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, ये वापस आ जाएंगे। समझ की बात? और सिंपल सी बात है, इस देश के नागरिक दूसरे देश में चले गए, यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेशर लगाया। जैसे गवर्नमेंट ने प्रेशर लगाया, यहाँ के वापस के लोग अपने देश वापस चले गए, ठीक है, और ताक में, सीमा पे, ताक पे बैठे हैं कि जैसे ये प्रेशर हटेगा, जैसे गवर्नमेंट बदलेगी तुरंत घुस जाएंगे। ऐसा टाइम आएगा ही नहीं कभी। समझ में आ गई बात? तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको नोट कर लें। क्लियर हो गया है? तो कुल मिला के प्राशन दाब होता क्या है, वह बाह्य दाब जो ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, वह एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को या पराशरण को क्या कर दे, रोक दे, साम्य स्थापित कर दे। क्या कहलाता है वो, पराशरण दाब कहलाता है। चलो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप लिख लो, लिखो इसके अंदर, विलयन पर प्रयुक्त बाह्य दाब, विलयन पर प्रयुक्त बाह्य दाब, विलयन पर प्रयुक्त बाह्य दाब जो उसके
जो उसके अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकता है, तथा तल में साम्य अवस्था स्थापित करने में सहायक होता है। स्थापित करने में सहायक क्या, आवश्यक, ऐसे लिख दो, स्थापित करने में आवश्यक हो पराशरण दाब कहलाता है। क्लियर है? सिंपल सी बात बोली मैंने, वह बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकता है तथा तल में, इन दोनों तल में साम्य स्थापित के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख दो, द ऑस्मोटिक प्रेशर्स में बी डिफाइन एज द excess pressures that must be applied to the solution site to prevent the passage of solvent into it through a semi permeable membrane। क्लियर है यहाँ तक? वापस रिपीट करके लिख लेना। ठीक है, सिंपल सी बात बोली है मैंने, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाने देता है। कहाँ से? अर्धपारगम्य झिल्ली से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, और उनमें क्या स्थापित करता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड दे मेंटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड एक्सटर्नल प्रेशर मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? कर लोगे? चलो जी, अब नोट कर लो। कर लोगे क्या? ठीक है, करो, नोट करो। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब लिख लो लॉ ऑफ पराशरण दाब के नियम। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो भैया, एक वॉन्टाफ नाम का साइंटिस्ट था। देखो वॉन्टाफ का साइंटिस्ट था, वॉन्टाफ। ठीक है, वॉन्टाफ साहब ने क्या किया था, उन्होंने किया था कि जो गैस के रूल्स थे, किसके? गैस रूल थे, उनको किस पे अप्लाई किया? उन्होंने इसको सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, वॉन्टाफ ने क्या किया था, जो भी गैस रूल थे, याद तुम्हें पढ़ा था, बॉयल्स रूल्स, गैस के चार्ल्स रूल्स, है ना, प्रेशर टेम्परेचर रूल्स, सारे जो भी गैस रूल थे किस पे अप्लाई करके देखा? सॉल्यूशन पे। तो उन्होंने जो रूल अप्लाई किए थे, है ना, 2 रूल अप्लाई किए थे। पहला रूल बोलते हैं वॉन्ट हाफ बॉयल रूल। ठीक है, वॉन्ट हाफ का बॉयल रूल, बॉयल नियम। और दूसरा जो उन्होंने अप्लाई किया था, वॉन्ट हाफ प्रेशर टेम्परेचर रूल। वॉन्ट हाफ का दाब ताप का नियम। क्या लिखोगे? वॉन्ट हाफ का दाब ताप नियम। यहां पे इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था, ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान रखना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? पाई से। तो मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर को, वाष्प दाब को किसे दिखाते हैं हम लोग? पाई से। यहां तक सबका क्लियर है बच्चों? ठीक है, कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्होंने क्या बोला था? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इन्होंने क्या बोला, जो पाई है, पराशरण दाब है, वो किसके सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के।
तो विलयन का पराश्रयण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है एक निश्चित ताप पर, या वह निश्चित ताप जिस पर विलयन का पराश्रयण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो पाई, ठीक है, समानुपाती सी, है ना, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है सी के। उधर ध्यान रखना, इधर क्या बोला था, इधर पाई इक्वल होता है टी के, तो इधर क्या बोल देंगे, समझ गए ना तुम, लिख लेना, एक निश्चित सांद्रता पर या तनुता पर, निश्चित सांद्रता और तनुता पर विलयन का पराश्रयण दाब ताप के समानुपाती होता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। क्लियर है? देखो एक बात ध्यान रखना, जो सी है ना, सी वो कंसंट्रेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक गिलास पानी में शक्कर, खूब सारी शक्कर डाल रखी है मैंने, ठीक है, इसकी खुद की कंसंट्रेशन होगी, इस जो भी मैंने शुगर डाल रखी है इसके अंदर, अब इसे बहुत सारा पानी भर दूंगा तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाइल्यूशन या तनुता करने पे, तो मैंने कहा कंसंट्रेशन ये क्या होता है 1/V, क्या है ये, तनुता, डाइल्यूशन, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? देखो दोनों साइड सेम है, तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T/V के। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, T/V के। इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये हटेगा, ये प्रोपोर्शन का साइन, समानुपाती साइन हटेगा और कोई ना कोई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट आता है S, तो फॉर्मूला बन गया पाई बराबर ST/V। क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं वापस से यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं हो रही भाई, पता नहीं क्या हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया यार, मेरे को डर लग रहा है। एक बार खराब हो के काफ़ी दिन हो गया, 7वां दिन हो गया लग रहा है, 6-7 दिन हो गए, सही नहीं हो रही है, ऐसी चल रही है। हाँ चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ जाऊँ क्या? ठीक है, उतार लो फटाफट। तो दोनों रूल याद है, ये रूल हमने 11th क्लास में गैस वाला चैप्टर में पढ़ा था, गैस का 5th वाला चैप्टर में, ठीक है। चलो देखो, तो कुल मिला के हमने पहला रूल लगाया था बॉयल वाला, पाई सी या पाई 1/V। फिर हमने दूसरा लगाया था पाई टी। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया था और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया था, ठीक है। तो पाई बराबर क्या हो गया बताओ मुझे, ये हो गया T/V, ये हट गया, ये हटेगा तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, STV। क्लियर है? S क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन का कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट के इक्वल, विलियन स्थिरांक है ये। अरे जैसे गैस का कांस्टेंट होता है ना R, वैसे विलियन का स्थिरांक आया है, विलियन स्थिरांक। यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट के बराबर होती है, इक्वल होती है, ध्यान रखना, गैस स्थिरांक। अब गैस स्थिरांक को किससे दिखाते हैं बताओ मुझे, R से, ठीक है। अरे अगर इसको गैस के लिए पढ़ते तो यहाँ पे क्या होता है, R होता है बस, और क्या होता है। किसके लिए पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे क्या आ गया S, तो मैं यहाँ पे S की जगह क्या लिख सकता हूँ, R। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन का जो भी वैल्यू होता है वो R के इक्वल ही आया, इसलिए S की जगह R लिख दिया, ठीक है। तो पाई बराबर क्या आ गया बच्चों बताओ मुझे, RT/V। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
अगर इसको n बराबर 1 मोल के लिए पढ़ा जाए तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, nRT अपॉन v। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना, है समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। चलो पाई बराबर मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो c में v का n में v का भाग लगा, देखो याद करो 1/v क्या था, CRT था, तो पाई बराबर मैं लिख सकता हूँ CRT। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। अरे n में v का भाग लगा तो क्या आती है, कंसंट्रेशन आती है, मोल अपॉन सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, ये भी और ये भी। ये पता है c कैसा आया, तो मैंने कहा n/v इक्वल्स टू क्या है, c है भाई। मोल में क्या कर दिया आपने, वॉल्यूम का भाग लगा दिया, क्या आ गया c। सिंपल सा वैसे भी कर सकते हो, 1/v क्या होता है, c होता है। देखो यहाँ किया था ना, ये रहा। क्लियर है, देखो ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, पाई बराबर nRT अपॉन v, पाई बराबर, ये पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो, पाई बराबर ST अपॉन v। मुझे पता है सार के बराबर होता है, क्योंकि आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, एस क्या है, सॉल्यूशन का कांस्टेंट, दोनों क्या है, इक्वल है। तो पाई बराबर क्या आ गया, RT अपॉन v आ गया, n बराबर 1 मोल आ गया, तो पाई बराबर nRT अपॉन v आ गया, पाई बराबर CRT है, n/v को मैंने c लिख दिया, ये आ गया। क्लियर है, नोट कर लो आप, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। और एक बार याद रखो, हमने हर फॉर्मूले में mb निकाला है, याद है, विलेय का अणुभार, विलेय का मोलर मास निकाला है। तो अगली हेडिंग है इसके अंदर छोटी सी, इसी के अंदर है। अब तुम सब समझ गए हो, कुछ नहीं बचा अब। देखो पराशरण दाब और विलेय का अणुभार, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्लियर है, अब सब जानते हो। देखो तुम पाई बराबर क्या निकाला था बताओ, nRT अपॉन v, v को इधर भेज दूँ, पाई v बराबर क्या हो गया, nRT हो गया। क्लियर है, देखो n क्या है, n ये सॉल्यूट के मोल है, किसके हैं, सॉल्यूट के मोल। हमेशा हम सॉल्यूट की बात ही करते हैं। अब मोल को कैसे डिफाइन करते हो, वेट अपॉन मोलर मास, भार अपॉन अणुभार, तो WB अपॉन MB, याद है ना ये सब, ठीक है। फॉर्मूले उठा कर रख दो, पाई v बराबर क्या आ जाएगा, WB अपॉन MV इंटू RT। MV को इधर भेज दूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो MV को इधर भेज दूँ, पाई v नीचे आ जाएगा, MP, ठीक है, क्या आ जाएगा, WB RT अपॉन पाई v। क्लियर है क्या, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत, कर लोगे यहाँ तक, मिटा दूँ, ठीक है। अब देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ, है ना, इसी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ही है ना, हम 3 तरह के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। मान लो तुम्हारे पास में ये 2 सॉल्यूशन है और बीच में ये सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। ये सॉल्यूशन A है और ये सॉल्यूशन B है। अभी मैं दोनों को सॉल्यूशन ही मान रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ये भी कोई सॉल्यूशन है और ये B भी क्या, कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अलग अलग ही है, ठीक है ना। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर A है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर B है, ठीक है। तो देखो मैंने पहली बात क्या बोली, जब इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई, अलग अलग है ना। चलो ऐसा बोल लेते हैं हम लोग, ये 2 सॉल्यूशन है, A और B है। मैं पहला A ये मान लेता हूँ, टाइप फर्स्ट में ये मान लेता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर A और B दोनों का क्या है, सेम मानना भी मैंने, ठीक है, क्या माना है, सेम मानना है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो बताओ क्या इसमें से सॉल्वेंट इधर उधर जा सकते हैं क्या, इनके ना तो इनके सॉल्वेंट इधर आएंगे ना इनके सॉल्वेंट इधर आएंगे, समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसा हो गया तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं समप्रसारी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या क्या बोलते हैं हम लोग, समप्रसारी बोलते हैं, ठीक है, आइसोटोनिक बोलते हैं, ध्यान रखना।
एक बार मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, कि ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों सॉल्यूशन में से ए का ज़्यादा है और बी का क्या है, कम है। क्लियर है? क्लियर? मैंने क्या बोला है कि भाई दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है ए और दूसरे का कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर बी है, ठीक है। ना तो सॉल्वेंट इधर जा रहा है ना इसका सॉल्वेंट, देखो अभी सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ये भी सॉल्यूट और क्या है सॉल्वेंट है, तो ना तो इसका सॉल्वेंट इधर आएगा ना इसका सॉल्वेंट इधर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जानते हो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक का संपर्क। आप क्या बोलोगे भाई, अर्थ पागे में झिल्ली से दोनों सॉल्यूशन के सॉल्वेंट इधर उधर नहीं जा सकते, क्या कहलाते हैं, संप्रसारी विलीन कहलाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो ए का ज्यादा हो गया, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। इसके अगर इसके इक्वल टू देखो ना तो ए क्या इससे ज्यादा है, तो इसके रेस्पॉन्स में ए को क्या बोला जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा अति प्रसारी, हाइपरटोनिक, ठीक है। और मैं ये मान लेता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ए का क्या है, ए का हाई है, ए का क्या है, हाई है, तो ए को क्या बोला गया, अति प्रसारी, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो बी का क्या है, कम है, समझ गए, बी का क्या है, मिनिमम है, मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर है, बी का प्राशन दाब क्या है, कम है। तो अब इस बी वाले को मैं क्या बोल दूंगा, अल्प प्रसारी, अल्प प्रसारी, ठीक है, हाइपोटोनिक। क्लियर है? वापस सुन लेना, अगर दोनों ही सेम हो गए, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या बोलोगे, समप्रसारी। अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो ज्यादा है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन अब क्या कहलाएगा, अति प्रसारी या हाइपोटोनिक, और ये क्या कहलाएगा, अल्प प्रसारी या हाइपोटोनिक। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। बुक में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी, नहीं आई तो मुझे बता देना, करो नोट। और ध्यान रखना, मैंने कहा दोनों अगर इक्वल है तो क्या कराओगे, समप्रसारी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर दो सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो समप्रसारी। ए और बी में से एक ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया तो ए का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अति प्रसारी या हाइपोटोनिक, और बी वाला क्या कहलाएगा, ये कम है तो बी वाला क्या कहलाएगा, अल्प प्रसारी, ठीक है। समझ गए सभी लोग? चलो, किसके किसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, इसके सापेक्ष उतारो फटाफट। चलो फिर हम तो उस अगले के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, भाई ये ज्यादा है ये कम है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा है तो ये क्या कहलाया, हाइपोटोनिक, ये कम है तो क्या कहलाया, हाइपोटोनिक, अल्प प्रसारी। ध्यान रखना, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है। लास्ट वाला दिखाई दे रहा है क्या, ये ध्यान रखना, ये हाइपोटोनिक ये लिखा हुआ है, समप्रसारी और अल्प प्रसारी, अल्प प्रसारी, परासरी भी लिखा हुआ है बुक में, देख लेना, ठीक है। परासरी, मैंने परसारी लिखा है, बुक में देखना, पाठे देख लेना, परासरी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई एक ही बात है। समप्रसारी या बुक में देखना ऐसे लिखा हुआ है, परासरी। क्लियर है? कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? बस ऐसे ही पढ़ते चलो, कुछ नहीं है। अब न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक टॉपिक और है, वांट ऑफ फैक्टर, कल करवा दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दूंगा सारे एक साथ, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए। कई बच्चे बोले सॉलिड स्टेट का रिवीजन करा दो, कोऑर्डिनेट्स रिवीजन करा दो, सारी रिवीजन नहीं करा दूँ क्या? करा दूंगा सारा रिवीजन, एक बार हो जाए, एक बार है ना, अच्छे से न्यूमेरिकल्स हम कर लें एक बार, है ना, बढ़िया तरीके से। और पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो मुझे बता देना कि सर ऐसे चल रहा है जीवन, है ना। सॉल्यूशन देखो बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाया है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ाई, कुछ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एक एक लाइन अच्छे से पढ़ाई। नहीं समझ में वापस देखना, आ जाएगा यार, सबको आ रहा है तो आप लोग तो मैं जानता हूँ आ ही जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना इसको, आई थिंक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए बेटा, बोला ना, आना तो आना ही चाहिए, है ना। क्लियर है? चलो उतार लो।